चलो तो हम लोग देख रहे हैं सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 10 कंट्री है, और 10 कंट्री है जो पूरे हमारे संविधान का अप्रोक्सीमेट 1/3 प्रोसीजर लिया गया, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जापान। तो जापान से है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ। जापान जो है इसमें लिया गया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ, यानी जो भी लॉ होगा उसके लिए हमारे पास एक प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर के थ्रू हमारे पास लॉ को पास किया जाता है, जो लिया गया है जापान से। उसके बाद है सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया का देखेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में जो एक प्रोसीजर है, पहला है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को विद इन द कंट्री किसी भी व्यक्ति को ट्रेड और कॉमर्स की स्वतंत्रता दिया गया है। और दूसरा पॉइंट है ज्वाइंट सीटिंग प्रोसीजर। ज्वाइंट सीटिंग प्रोसीजर में है कि अगर कोई बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा हुआ है, और वो अगर जो बिल 6 मंथ तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो दोनों हाउस को समन करेंगे, और समन करेंगे, और समन करने के बाद उसको प्रोसीड करेंगे स्पीकर। समझिए, ये क्यों बुलाया जाता है ज्वाइंट सीटिंग? ज्वाइंट सीटिंग इसलिए बोला जाता है कि जो बिल डिस्प्यूटेड है उसको सोल्व करने के लिए। समझिए ना। और ये मेंशन है आर्टिकल 108 में। लेकिन एक चीज मालूम होना चाहिए कि मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर ज्वाइंट सीटिंग का प्रोसीजर नहीं है। ठीक है ना। मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर ज्वाइंट सीटिंग का प्रोसीजर नहीं है। तो ज्वाइंट सीटिंग जो है वो हमारे पास जनरल्स बिल है, या फाइनेंस बिल 1 और फाइनेंस बिल 2 में होगा। ठीक है ना। जब वो बिल 6 मंथ तक हमारे पास किसी हाउस में पेंडिंग पड़ा रहेगा। अगर स्पीकर एब्सेंट है तो इस प्रकार डिप्टी स्पीकर प्रोसीड करेगा। समझिए, अगर ए भी एब्सेंट है तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लोकसभा का स्पीकर राज्यसभा में नहीं होता है, वहां राज्यसभा में चेयरमैन होता है। ठीक है। तो इसका प्रोसीड करेंगे लोकसभा का स्पीकर। अगर वो एब्सेंट है तो डिप्टी स्पीकर, अगर वो एब्सेंट है तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा का चेयरमैन किसी हाउस का मेंबर नहीं होता है। अगर ये भी नहीं है तो एक चौथा ऑप्शन में है कि सीनियर मोस्ट पर्सन, सीनियर मोस्ट पर्सन जो होंगे, समझिए ना, कहाँ का? लोकसभा का, जो हमारे पास प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होगा। ये प्रोसीजर हमारे पास है किसमें? ज्वाइंट सीटिंग में है, कि किसी बिल को डिस्प्यूट को क्या करने के लिए? सोल्व करने के लिए। उसके बाद अगला है कॉन्करेंट लिस्ट। तो हम लोग शेड्यूल 7 में देखे थे कि 3 प्रकार का लिस्ट का चर्चा है। 3 प्रकार के लिस्ट में एक लिस्ट जो है वो था यूनियन लिस्ट, है ना, यूनियन लिस्ट था। और दूसरा था स्टेट लिस्ट, और एक था कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में 47 था, वर्तमान में 52 हो गया है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में है कि जिसमें सेंटर और स्टेट्स दोनों मिलकर लॉ बनाएगा, है ना। सेंटर और स्टेट्स दोनों मिलकर लॉ बनाएगा। अगर एक ही राष्ट्रपति बिल पे अगर वो सेंटर बना दे, उसी पर स्टेट बना चुका था, तो सेंटर का लागू होगा। ठीक है। तो ये प्रोसीजर हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया हो गया कंप्लीट। दूसरा बात है जर्मनी। तो जर्मनी में हमारे पास है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो ड्यूरिंग द इमरजेंसी जो होता है, हमारे आर्टिकल 19 जो है अपने आप समाप्त हो जाता है। समझिए, अपने आप हो जाएगा। और अगर किसी और फंडामेंटल राइट्स के अलग पार्ट्स को हमारे अगर वो सस्पेंड करना है, तो उसके लिए राष्ट्रपति के पास पावर है आर्टिकल 359 में। समझिए। और इसके अलावा इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 20 और 21 पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये प्रोसीजर है हमारे जर्मनी से। साउथ अफ्रीका से है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है, जो हम लोग आर्टिकल 368 में देखे हैं। तो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग लिए हैं साउथ अफ्रीका से। उसमें अमेंडमेंट में देखे थे, एक देखे थे सिंपल, एक था स्पेशल, और एक था स्पेशल प्लस, प्लस मोर देन 50% स्टेट, है ना। तो ये 50% स्टेट जो ये जो हम लोग यूज करते हैं,
अगर कोई फेडरल चेंज करना होता है तो, अब फेडरल चेंज का मतलब है जिसमें सेंटर और स्टेट्स के रिलेशन को प्रभावित करे, तो हम करेंगे स्पेशल में ये वाला, जिसमें हमारे पास 2/3 यानी 2/3 मेजोरिटी के साथ साथ मोर देन 50% स्टेट का भी समर्थन होना जरूरी है। तो ये अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट में एक चीज और है कि जो आर्टिकल 368 के तहत जो अमेंडमेंट होता है, इस पे प्रेसिडेंट का वीटो पावर का प्रयोग नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे उस पे प्रेसिडेंट को साइन करना ही करना है, ना वो रिटर्न कर सकता है ना विथहोल्ड कर सकता है, ठीक है ना। तो इस पर वीटो पावर का नहीं है और ना इस पर ज्वाइंट सीटिंग होगा। क्लियर। उसके बाद है इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा। अभी देख रहे हैं कि राज्यसभा का चुनाव भी है बिहार में, इंडिया में 5 सीट पर बिहार में भी है। तो इलेक्शन ऑफ प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा है, तो राज्यसभा का इलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, और इनडायरेक्ट इलेक्शन में उसमें क्या है कि हमारा इलेक्ट्रोल कॉलेज होता है, यानी कि वो इलेक्ट होते हैं हमारे एमएलए के द्वारा। क्लियर। हमारे एमएलए जो हैं उनको इलेक्ट करते हैं। तो ये इलेक्शन प्रोसीजर जो है वो है भी कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। अगर और देखा जाए तो कहीं सबसे ज़्यादा अगर हमने कुछ लिया है तो है यूके से। यूके से है कि सिंगल सिटीजनशिप है। पहला है कि जो हमारे पास है सिंगल सिटीजनशिप है। आप जाओगे यूएस में तो वहाँ पे डबल सिटीजनशिप है, स्विट्जरलैंड में डबल सिटीजनशिप है। हमारे क्या क्या है कि हम सिर्फ इंडियन है, नॉट ए बिहारी एंड तेलंगानी। दूसरा बात है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म में जैसे जिस प्रकार का गवर्नमेंट है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म होता है, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म होता है। तो इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूके से लिया है, लेकिन यूके का पार्लियामेंट और मेरा पार्लियामेंट में अंतर है। क्यों अंतर है कि उसका जो हेड ऑफ द स्टेट है, उसका जो हेड ऑफ द स्टेट है वो है मोनार्कियल, और हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। रिपब्लिक यानी हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है वो इनडायरेक्टली क्या होता है, इलेक्ट होता है, और इसके कि यहाँ क्या होता है वो ऑलरेडी हमारे पास हायरार्कियल चले आ रहा है, वनी के मोनार्कियल वो वंशानुगत चले जा रहे हैं। दूसरा बात है कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम भी है जो ब्रिटेन से लिया हुआ है। रूल्स ऑफ लॉ ब्रिटेन से है। एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ मेन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने नहीं लिया था। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये बाद में जब हमारे देश में अनस्टेबिलिटी क्रिएट हुआ तो 52nd अमेंडमेंट के द्वारा 52nd अमेंडमेंट के द्वारा 1985 में राजीव गांधी सरकार के समय में लिया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ। उसके बाद है वाइकमलिज्म। वाइकमलिज्म का मतलब है डबल हाउस। वाइकमलिज्म का मतलब है डबल हाउस। वाइकमलिज्म का मतलब हो गया डबल हाउस। हाँ है, तो पहले से है, लेकिन ये जो था वो स्टार्ट हम लिए हैं वो ब्रिटेन से लिए हैं, क्योंकि डबल हाउस से जो है वो हमने लिया था यहीं से ऑलरेडी 1909 में, 1919 में, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें लिए थे एक अपने पास यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, है ना। इसको बोलते हैं अपर हाउस और इसको बोलते हैं लोअर हाउस, पीपल ऑफ असेंबली और स्टेट काउंसिल। ये वाइकमलिज्म भी लिया गया हमारे पास ब्रिटेन से। उसके बाद जो रीट्स है, रीट्स जो है सुप्रीम कोर्ट में आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जो रीट्स है तो वो रीट्स में मेंशन है 32 के तहत, और हाई कोर्ट 226 के तहत रीट जारी करता है, जिसमें 5 प्रकार के रीट का चर्चा है ना। पहला है हैबियस कॉर्पस है, मैंडमस है, सरसरोरी है, प्रोहिबिशन और क्यू वारंट है। ये रीट्स जो भी लिया गया वो कहाँ से है, इस यूके से। उसके बाद लेजिस्लेचर प्रोसीजर, जितना भी हमारे पास लॉ बनाने की जो प्रोसीजर है वो ब्रिटेन से है, क्योंकि ब्रिटेन हमारे यहाँ ऑलरेडी 200 ईयर रूल्स किया था। उसके बाद जो स्पीकर हैं जो हाउस का सबसे पार्ट है, और पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कि हमारे पास जितने भी पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं उनके क्या क्या प्रिविलेज होगा, ड्यूरिंग द सेशन गिरफ्तारी न होगा, एक्स्ट्रा उनके पास बस ये सारा फंक्शन उनके पास। रीट्स में है यार कि जो हमारे पास जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है हमारे पास मामलों को सुनवाई करने का है। जैसे 5 प्रकार का रीट्स दिया गया है, उसमें रीट्स है हमारे पास एक हैबियस कॉर्पस है, ठीक है ना। हैबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी,
अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसके नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को पास पहुंचाना होगा विदिन 24 आवर, ठीक है ना। अगर वो इलीगल है तो उसको वहां से रिलीज किया जा सकता है, क्लियर। जैसे आर्टिकल 22 के तहत हमें किसी भी व्यक्ति को डिटेन कर ऑन द बेस ऑफ सस्पेंस, ठीक है ना। तो सस्पेंस के बीच में आप रखेंगे तो आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास उसको यस या नो करवाना पड़ेगा। मैंडमस में होता है बी कमांड, जो हायर अथॉरिटी है वो लोअर अथॉरिटी को क्या करता है, कमांड देता है अगर कोई अपना ड्यूटी नहीं फॉलो करता है। या हायर जुडिशियरी है तो वो लोअर जुडिशियरी को भी या फिर ट्रिब्यूनल को भी गाइडलाइन करता है। और प्रोहिबिशन का मतलब है टू फॉरबिड, मना कर देना, समझिए। अगर कोई अपना दायरा से बढ़ के काम कर रहा है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कर रहा है, तो हायर जुडिशियरी लोअर जुडिशियरी को मना कर देगा, ठीक है। और सरसरोरी का मतलब है कि कोई मामला अगर जो सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से पेंडिंग पड़ा है, सॉरी नीचे निचली अदालत में, तो वो जो अपर अदालत है, अपर कोर्ट है, वो अपने पास मंगाने के लिए काम करेगा। और क्यों वारंटों का मतलब है किसी का जब वारंट जारी किया तो उसको पूरी तरह से पुख्ता से जांच होना चाहिए, इसीलिए इसको बोला जाता है हमारे पास पोस्टमार्टम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये है रिट्स जो कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है। उसके बाद है यहाँ पे फ्रांस के रिवॉल्यूशन के समय में जो प्रियम्बल में अपना वर्ड है इक्वलिटी है, उसमें हमारे पास लिबर्टी है और फर्टर्निटी है। ये जो प्रियम्बल में इक्वलिटी, लिबर्टी और फर्टर्निटी, ये तीनों के तीनों वर्ड हमारे पास फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। लिबर्टी में देखे थे कि वहाँ पे 5 प्रकार की लिबर्टी की बात किया गया है प्रियम्बल में। लिबर्टी ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ एंड वर्शिप है। उसके बाद इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी है, फर्टर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी एंड स्टेटस की बात करता है, ये जो है वो अपना प्रियम्बल में। उसके बाद है यूएसएसआर में फंडामेंटल ड्यूटी मेन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको 42nd अमेंडमेंट के द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन पर 1976 में जोड़ा गया है। जिसमें जोड़े थे उस समय 10 था, वर्तमान में 11 है, क्योंकि 11 जो ड्यूटी है 86th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया 2003 में 2 में, क्लियर। उसके बाद सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो जस्टिस की बात किया गया है जो प्रियम्बल में, वो भी हमारे पास लिया गया है यूएसएसआर से। यूएसएसआर से देखिए फंडामेंटल ड्यूटी, और उसके बाद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय यानी कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस है। उसके बाद आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसे हमारे लिए फंडामेंटल राइट जरूरी है, उसी लिए डीपीएसपी जो है वो गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंस होता है। और इलेक्शन प्रोसीजर जो प्रेसिडेंट का है वो भी लिया गया है हमारे पास आयरलैंड से। इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, इलेक्ट्रल कॉलेज होगा, इलेक्ट्रल है ना, सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, प्रत्येक विधायक अलग अलग वोटिंग राइट होगा। और जो राज्यसभा में जो हमारे के यहाँ जो 12 लोग नॉमिनेट होते हैं ऑन द बेस ऑफ उनका जो स्पेशल नॉलेज होता है आर्ट्स में, साइंस में, है ना, उसके बाद सोशल सर्विस में और लिटरेचर में, ये जितने भी हैं ये सब का सब हमारे पास है, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद देखेंगे यूएसए, तो यूएसए से है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स, यूएस में ये बिल्स ऑफ राइट था, उसी को इंडिया में हम लोग फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है वो यूएस से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू, यही जुडिशियल रिव्यू जो है वो हमारे पास ब्रिटेन के पार्लियामेंट से हमारा पार्लियामेंट को अलग करता है। ब्रिटेन के पार्लियामेंट सुप्रीम है लेकिन मेरा पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। जुडिशियल रिव्यू में है कि आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट को अगर स्टेट कोई लॉ बनाता है तो उसे चेक करने की शक्ति प्रदान है। अगर वो हाँ सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को, अगर वो लॉ हमारे पास किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को इंटरफेयर करता है तो उसको जुडिशियरी जो है वो नूल एंड वाइड कर सकता है, यानी वो खत्म कर सकता है। ये जो जुडिशियल रिव्यू है ये लिया गया हमारे पास यूएसए से, जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूती प्रदान किया और हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है और जुडिशियरी है ये दोनों के बीच में चेक एंड बैलेंस का काम किया। उसके बाद इम्पीचमेंट है जब हमारे प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में काम नहीं करेंगे
तो ये पावर है पार्लियामेंट के, उनको रिमूव कर सकता है। ये ऑलरेडी आर्टिकल 61 में मेंशन है उनके हटाने के लिए। उसके बाद है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का मतलब है कि जो जुडिशियरी का वर्क है, अपॉइंटमेंट है, उसका फंक्शन है, उसमें हमारे पास सरकार का किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रियम्बल है इंडिया का, तो पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसका है, इसने प्रियम्बल लिया तो उसी से स्ट्रक्चर से हमने यूएसए से ले लिया है। उसके बाद है कनाडा से। कनाडा से है फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ द पावर, लेकिन पावर का सेपरेशन तो किया गया है, लेकिन सेंटर के पास स्ट्रॉन्ग किया। क्यों स्ट्रॉन्ग किया गया है? फेडरेशन ऑफ अगर जो देखेंगे तो यूनियन जो लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में वर्तमान में 100 है, स्टेट लिस्ट में जो है अभी वर्तमान में 59 है, और कॉन्करेंट में 52 है। अब इसमें देखिए कि 100 यहाँ हो गया और 52 इसमें सेंटर और स्टेट्स दोनों बनाएगा, लेकिन सेंटर वाला वैल्यू ज़्यादा होगा तो 152 तो वहाँ हो गया। उसके बाद ये जो 59 है, यहाँ भी सेंटर सरकार लॉ बना सकता है, जैसे आर्टिकल 249 है, 250 है और 252 है। ये सब आर्टिकल के तहत जो है वो स्टेट लिस्ट पर भी लॉ बना सकता है। तो इससे दूसरा चीज़ यहाँ पे इसी में और मेंशन है कि गवर्नर जो हमारे पास होगा वो अपॉइंट होगा सेंटर के द्वारा। यूएस में गवर्नर का इलेक्शन होता है। हमारे यहाँ जितने भी बड़े बड़े अधिकारी आईएएस आईपीएस होते हैं वो सेंटर का होता है, ठीक है। गवर्नर डबल रोल में होता है, वो एज ए गवर्नर और प्रेसिडेंट रूल लगने पर वो एज ए वो सेंट्रल सरकार का एजेंट के रूप में काम करता है। उसके बाद रिसीडुअरी पावर वेस्टेड इन द सेंटर। अब यहाँ देखिए एक चीज़ और प्रदान कर दिया कि सेंटर कैसे स्ट्रांग है। बोला यूनियंस स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के बाद जो अदर बच गया वो रिसीडुअरी में आ जाएगा, और वो भी किसके पास हो जाएगा? सेंटर के पास हो जाएगा। और फिर एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे पास टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो है अगर वो किसी लॉ पे अगर वो एडवाइस लेते हैं तो उसको देना पड़ेगा, लेकिन वो एडवाइस मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये प्रेसिडेंट मांगते हैं और 142 या 3 है, ठीक है ना। तो लेकिन वो मानने के लिए बाध्यता नहीं है। यही था पूरा सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको एक बार देख लेना है और इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट उसका क्वेश्चन कर लेंगे।